वेलकम बैक बच्चों। आज की क्लास में बेटा आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई के जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस में काउंट होते हैं कि बार बार सीबीएसई इनके बारे में पूछ चुका है, उनकी हम बात करने जा रहे हैं बेटा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बार बार रिपीट कर करके पूछता है अपने एग्जाम से, और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी सीबीएसई अपने एग्जाम से पूछे। तो बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, वो है डिस्क्राइब द डिसीजन टेकन इन द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। ट्रीटी ऑफ वियना था क्या, उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए और क्यों बनाया गया था, वो हम देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को बेटा ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में नहीं पता होता है, और ट्रीटी ऑफ वियना एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो सीबीएसई हर एग्जाम में आपसे कहीं ना कहीं पूछता जरूर है। आप कोई भी सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, वहां पे या तो एमसीक्यू में या 2 मार्क में या 3 मार्क 4 मार्क कहीं भी आपको ये नाम ट्रीटी ऑफ वियना जरूर जरूर देखने को मिलेगा। अब क्या था ट्रीटी ऑफ वियना, वो देख लेते हैं बेटा। अब जो ट्रीटी ऑफ वियना था बेटा, उसमें देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आफ्टर डिफीटिंग नेपोलियन इन 1815 द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया होप टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी। मतलब कि इससे क्या समझ आया, ट्रीटी ऑफ वियना कब बना था, नेपोलियन को 1815 में हराने के बाद। हराया किसने था, यूरोपियन पावर्स ने जो था नेपोलियन को हराया था। किस कौन कौन सी यूरोपियन पावर थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। इन लोगों ने नेपोलियन को हराने के बाद ये डिसाइड किया कि भाई अब हमें कोई भी वार नहीं चाहिए, तो हम एक लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी का एक एग्रीमेंट टाइप बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं कुछ नेपोलियन से रिलेटेड, ठीक है, कि जो भी नेपोलियन ने चेंजेस करे थे अपने टाइम में उनको रोल बैक करना है बेसिकली। ये था ट्रीटी ऑफ वियना का सबसे मेन पर्पस, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ वियना में जो था बेटा, जो भी नेपोलियन की जो पावर्स थी उस टाइम पे वो वापस रोल बैक करना, और बहुत सारे और भी डिसीजंस लिए गए कि ताकि वहां पे वो लोग यूरोप में एक पीस और स्टेबिलिटी ला पाए। क्या क्या डिसीजन थे, यहाँ पे 4 डिसीजन आपके सामने लिखी हुई है बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ में, कि बॉर्बन डायनेस्टी को भाई पावर्स वापस दे दी गई। नेपोलियन के टाइम पे बॉर्बन डायनेस्टी से पावर्स छीन ली गई थी बेसिकली, वो पावर्स बॉर्बन डायनेस्टी को वापस कर दी गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, चलो ठीक है सर। अंडर नेपोलियन फ्रांस लॉसेस द ट्रेटी। भाई जब नेपोलियन था उस टाइम पे फ्रांस ने बहुत सारी टेरिटरीज को एक्वायर किया था, अपने आसपास की इतनी बाउंड्रीज शेयर करती थी टेरिटरीज, उस सबको फ्रांस एक्वायर करता जा रहा था। बट नेपोलियन के बाद उससे जितने भी टेरिटरीज फ्रांस ने एक्वायर की थी नेपोलियन के टाइम पे, वो सब वापस ले ली गई। अंडर नेपोलियन फ्रांस लॉस द टेरिटरीज इट एक्वायर, तो हो गया। टू प्रिवेंट फर्दर एक्सपेंशन अ सीरीज ऑफ नेशंस वर एस्टैब्लिश्ड अलोंग द फ्रेंच बॉर्डर। भाई अब फ्रांस को बोल दिया गया कि आप भैया फर्दर एक्सपेंशन मत करना। नेपोलियन के टाइम पे आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत आगे तक ले गए हो, अब उससे आगे आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ोगे, ठीक है। जो आपकी बाउंड्रीज है फ्रांस, अब उसके अंदर ही रहोगे, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखोगे, फ्रांस से बोला गया। नॉर्थ में बेल्जियम का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, और साउथ में बेटा जो जेन्युए था उसको पाइडमोंट में जोड़ दिया गया। थर्ड पैराग्राफ क्या कहता है बेटा, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ कांग्रेस गोल वाज गिवन गिव टू यूरोप अ लॉन्ग टर्म। वही मैंने जो आपको बताया भाई क्यों कराया जाता है सारा, भाई वो चाहते थे यूरोप में लॉन्ग टर्म पीस प्लान बने, भाई शांति चाहिए। बहुत वार हो गई है यूरोप में, अब वहां पे उनको शांति और स्टेबिलिटी चाहिए थी, ठीक है। द आइडिया वाजंट जस्ट टू रीएस्टैब्लिश हिस्टोरिकल बॉर्डर्स, it was also downside the major powers so that they could balance each other and maintain peace। इसका मतलब ये है बेटा, जो आइडिया था हिस्टोरिकल बॉर्डर्स का, उसमें जो जो पावर्स थी जो किसी एक के हाथ में नहीं चाहिए थी, उन्होंने ध्यान रखा भाई कोई भी जितने भी मेजर पावर्स हैं वो किसी एक के हाथ में ना हो, डाउन साइज करी पावर्स, और शांति बनी रहा यूरोप में, ऐसे डिसीजंस लिए गए, ठीक है। तो बेसिकली ये था बेटा आपका ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप एग्जाम्स में 3-4 बार रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि बेटा सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत बार सीबीएसई इन एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके साथ बेटा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक हार्डशिप फेस बाय यूरोप इन 1830। भाई इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब इकोनॉमिक क्या होता है, फाइनेंशियल को लेके, मतलब पैसों को लेके, ठीक है। हार्डशिप दिक्कतें, एक एक वर्ड समझा रहा हूँ ताकि कि आपको क्वेश्चन को रटो मत, समझो। इकोनॉमिक क्या हो गया, पैसों से रिलेटेड, हार्डशिप क्या हो गई, दिक्कतें। भाई यूरोप पैसों से लेके क्या क्या दिक्कतें फाइनेंशियली देख रहा था 1830s में, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ इनॉर्मस इंक्रीज। भाई ऑफ कोर्स ये बात है, जहां जहां पॉपुलेशन बढ़ती है
वहाँ वहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो हिलती है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन उस देश की खराब होती है जहाँ जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है। अब जॉब सीकर्स मतलब जॉब ढूंढने वाले ज्यादा हो गए थे और जॉब देने वाले कम हो गए थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो गई थी। पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज, भाई जो गांव के रहने वाले हैं वो सिटीज में जा रहे थे, और जो सिटीज हैं वो वहां पे जा जाके झुग्गियां लगा रहे थे, मतलब एक तरह से स्लम बहुत ज्यादा सिटी में आने लगा था, जिसकी वजह से सिटी का भी माहौल जो है कहीं ना कहीं खराब होने लगा था। खराब इन द सेंस कि जो सिटी में जाके जो लाइफस्टाइल है वो अलग होता है, और रूरल पीपल का जो लाइफस्टाइल है वो अलग होता है, तो दोनों का जो मैच होता है वो कहीं भी दिख नहीं पा रहा था। स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफन फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ चीप मशीन गुड्स। अब भाई जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, उनको अब क्या किया भाई, चीप मशीन मेड गुड यूरोप में आने लगे, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये बात है, किसी के पास चॉइस है भाई, वो सस्ता इंपोर्टेड गुड खरीदे या महंगा अपनी कंट्री में बना हुआ गुड खरीदे, तो 90% लोग सस्ते की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनके प्राइसेस ज्यादा होते थे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें बैकलैश देखना पड़ता था। जो इम्पोर्टेड गुड्स थे वो उनकी कॉस्टिंग कम होती थी, लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे यूरोप की, इससे अपनी ही कंट्री के जो उनके प्रोड्यूसर थे उनको नुकसान हो रहा था। पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल, भाई जो पीजेंट थे, किसान लोग थे, उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा कर्जा चल रहा था, इसकी वजह से वो लोग डूबते चले जा रहे थे कर्जे के अंदर ही। तो ये सारी दिक्कतें हैं बेटा जो यूरोप में देखी जा रही थी 1830s में, और बहुत सारी दिक्कतें हैं ये कि जो यूरोप उस टाइम पे फेस कर रहा था। ये भी क्वेश्चन बेटा आपका आ सकता है, सीबीएसई पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को भी रिवाइज करके अच्छे से जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका आता है बेटा, वो आता है कि आप अगर देखेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द रूरल सोसाइटी, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने कहीं तो पढ़ा होगा भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या है, ठीक है, और इसका फायदा क्या है, वो सारी बातें हम देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सर्टेन मेंबर्स हु पूल देयर सेविंग्स एंड कंस्टिट्यूट अ फंड व्हिच इज फर्दर यूज्ड इन मेकिंग फाइनेंस एंड एडवांस। अब मैं समझाता हूँ होता क्या है कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। वो सेविंग्स का कुछ पार्ट इसमें डालते हैं अपना पैसा, ठीक है, और एक फंड क्रिएट कर लेते हैं। अब जिसको जैसा फाइनेंस की जरूरत होती है उसको वो जो है फाइनेंस मतलब एक लोन, छोटा सा लोन टाइप में दिया जाता है। इसको लोन भी नहीं बोलेंगे, मतलब उसको एक हेल्प की जाती है बेसिकली। जैसे कि 20 लोगों की सोसाइटी है, ठीक है, 20 लोग पैसा अपना जोड़ रहे हैं, उसमें से एक के घर में शादी आ गई है, उसके एक के घर में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, तो उसको वो एडवांस मिल सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, कभी किसी को भी हेल्प की नीड होगी उस ग्रुप में, तो वहां से वो अपना फाइनेंस की दिक्कत सॉल्व कर सकता है, उसको वहां से पैसा मिल सकता है। ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप बेटा, ठीक है। छोटी सी एक सोसाइटी बन जाती है। द मेंबर पुल देयर सेविंग आफ्टर सम टाइम इट बिकम लार्ज अमाउंट, और वही कि छोटे छोटे रेट पे छोटे लोन दे देते हैं आपस में एक दूसरे को, ठीक है, ताकि इनकी सोसाइटी जो है किसी को भी जब भी नीड पड़े वो उस वहां से फाइनेंस उसको मिल पाए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी, से बैंक में आप लोन जाओगे सबसे पहले क्या देना पड़ता है आपको, कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब कोलेटरल का मतलब सिक्योरिटी होता है। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी देने की नीड नहीं होती है। दे कैन गेट टाइमली लोन, भाई टाइमली लोन्स मिल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो वुमेन है सबसे ज्यादा उनको फायदा होता है भाई, वो अपनी सेविंग्स यहाँ पे जोड़ सकती हैं, और जब जरूरत पड़े उस पैसे को वापस भी ले सकती हैं छोटे से इंटरेस्ट रेट दे के, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बेटा ये होता है कि रूरल जो गाँव की सोसाइटी होती है वहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगर हम बेटा, एक्सप्लेन एनी फोर मेन चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। भाई चैलेंजेस क्या हैं जो पॉलिटिकल पार्टी फेस करती हैं, इसमें मैंने आपके सारे चैलेंजेस लिखे हुए हैं, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से चैलेंजेस हैं। एवरी मेंबर द पार्टी डज नॉट हैव टू से डिसीजन मेकिंग, भाई पार्टी बहुत बड़ी होती है, पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हर जो मेंबर है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, मतलब कोई भी डिसीजन पार्टी लेती है, हर मेंबर की सहमति लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। बिफोर मेकिंग डिसीजन नो मेंबर, भाई जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि भाई कोई डिसीजन ले जा रहा है तो हर मेंबर की सुनी जा रही, क्या पता किसी मेंबर की सुनी ना जा रही। ये सारी दिक्कतें पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलती हैं। कोई भी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, मेंबराइजेशन नहीं होते, पावर जो होती है चाहे कितने मेंबर बना लो बट कुछ ही लोग, आपको पता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो पावर्स तो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, बाकी सब तो जस्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी उनको कोई पूछा भी नहीं जाता, तो ये सारी दिक्कतें पॉलिटिकल पार्टीज में आपको देखने को मिल सकती हैं।
अब यहाँ पे दे रखा ऑर्डिनरी मेंबर्स भाई, जो कि बस कार्यकर्ता होते हैं, उनको कोई भी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, ना उनको डिसीजन मेकिंग में कोई रोल होता। ठीक है। और यहाँ पे सारा आपको बता रखा है बेटा कि डायनेटिक सक्सेशन की विद द अथॉरिटी कंसेंट इन हैंड ऑफ, कुछ ही टॉप लीडर्स के हाथ में पावर होती है। ठीक है। उनको फैमिली, अगर उनका कोई फैमिली मेंबर रहता है तो वो फैमिली मेंबर के हाथ में पावर आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती हो। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज करके जाइएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क होता है ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बेटा, एक्सप्लेन फाइव इफेक्ट द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। भाई रेवोल्यूशन हुआ था लिबरल्स का 1848 में, उसके 5 इफेक्ट बताने हैं हमें। जो 1848 में रेवोल्यूशन हुआ था लिबरल्स का भैया, उसमें जो नेशनल मूवमेंट थी, एजुकेटेड कौन कौन शामिल था, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग शामिल थे, पुअर एम्प्लॉयड सर्विंग पीजेंट वर्कर्स, सारे लोग यहाँ पे शामिल थे। जैसे कि फ्रांस में क्या चल रहा, फूड शॉर्टेज चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई थी, और यूरोप का उस टाइम पे, अभी से हमने क्वेश्चन किया था 1830s में यूरोप की बुरी हालत थी, सेम 1848 में भी यूरोप को कोई अच्छी कंडीशन नहीं थी। यूरोप में बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही थी, फाइनेंशियली और सोशली दोनों। मैन वुमेन जो था मिडिल क्लास के, उन्होंने साथ में आके आवाज उठाई, और उन्होंने क्या मांगा वो देख लेते हैं। उन्होंने 3 चीज मांगी, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली क्या क्या चीजें मांगी वो देख लेते हैं। पॉलिटिकली उन्होंने बोला भाई पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से बनाओ। ठीक है। नेशनल यूनिफिकेशन करो भाई, अलग अलग स्टेट मत बांटो, एक नेशन स्टेट बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से लिखो, और एक एडमिनिस्ट्रेशन रूल अच्छे बनाओ, ताकि हमें कुछ उसका फायदा हो सके। ठीक है। सोशली इन्होंने बोला कि भाई जो क्लास बेस्ड हम प्रियोरिटी देते हैं, तुम जैसे 9th क्लास में पढ़ता ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को सारी प्रियोरिटी मिलती थी, थर्ड क्लास को कोई भी प्रियोरिटी नहीं मिल रही थी, थर्ड स्टेट बोल लो, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को सारी प्रियोरिटीज दी जाती थी, थर्ड स्टेट को कोई भी प्रियोरिटी नहीं दी जाती थी। तो ये बोला गया भाई कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर किसी के पास यहाँ पे इक्वल राइट होनी चाहिए, हर किसी का फ्रीडम होनी चाहिए, हर किसी को पास ये होना चाहिए, कोई टैक्स भरेगा तो हर कोई भरेगा, ये नहीं कि बस थर्ड स्टेट टैक्स भरेगी। मतलब ऐसा बोला गया भाई कि जो क्लास बेस्ड पार्शियलिटीज तुम करते हो वो सब बंद करो, और सबको इक्वल समझो। थर्ड नंबर इकोनॉमिकली भाई, कि सबको फ्रीडम ऑफ मार्केट दो, हर कोई बिजनेस कर सके, राइट टू प्रॉपर्टी दो, कि प्रॉपर्टी हर कोई एक्वायर कर सके। और जो भी तुमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, छोटी छोटी चीजों पे जो टैक्स लगाए हुए हैं, छोटी छोटी चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, उन सबको हटा दो, ताकि हम लोग अपना ट्रेड या बिजनेस अच्छे से करके अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी चला पाए। तो ये था भाई कि लिबरल्स ने जो मांगा था पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, उसमें आप बेटा अच्छे से पॉइंट 5 पॉइंट को भी बना सकते हो, और ये क्वेश्चन ही एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है बेटा। तो ये जो क्वेश्चंस थे सीबीएसई बार बार रिपीट कर करके आपसे पूछता है बेटा एग्जाम्स में, प्लीज इन क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, और अच्छे से एग्जाम्स में आप इनको अटेंड करके आइएगा। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू बच्चों क्लास ज्वाइन करने के लिए।